जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग प्राणियों में पोषण से संबंधित टॉपिक को पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग मानव पाचन तंत्र को भी देखेंगे। अब देखिए, मानव पाचन तंत्र आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है कि कोई सा भी एग्जाम, चाहे वो बिहार का हो या फिर एसएससी, रेलवे, किसी भी एग्जाम का जो वनडे एग्जाम होता है, उस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा और एक ही वीडियो में आपको पाचन से संबंधित जितने भी प्रश्न अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं और जितने भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, सभी को इसमें सम्मिलित किया गया है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। चलिए हम लोग सीधे टॉपिक पे चलते हैं। आज का जो टॉपिक है प्राणियों में पोषण है। तो देखिए, कल का वीडियो में हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि पोषण क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि पोषण क्या होता है। तो वह चीज़ जो हम भोजन को ग्रहण करते हैं, और भोजन ग्रहण करने के बाद हमें जो ऊर्जा की प्राप्ति होती है, जिस ऊर्जा से हम लोग क्या करते हैं, तो अपने दैनिक कार्य को सुचारू रूप से संचालित कर पाते हैं, उसी को हम लोग पोषण कहते हैं। कल के वीडियो में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब देखिए, प्राणियों में पोषण क्या होता है। तो प्राणी जो है अपना भोजन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधे या जंतु से प्राप्त करते हैं। इस पे भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि प्राणी क्या है, अपना भोजन प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से या तो पौधे पे निर्भर रहता है या फिर जंतु पे निर्भर रहता है। लेकिन जब आप प्राणियों में खाद्य अंतर्ग्रहण की विधि को देखेंगे तो सभी प्राणी में एक जैसा खाद्य अंतर्ग्रहण विधि नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ कि जिस प्रकार से हम लोग भोजन को अंतर्ग्रहण करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि भोजन को हम लोग चबा कर खाते हैं। लेकिन सभी के सभी जीव ऐसे नहीं हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो दूध पीते हैं। जैसे छोटा बच्चा को देखेंगे आप, 1-2 महीना, 3 महीना, 4 महीना का जो बच्चा है, वो कोई भोजन जो होता है वो चबा कर खाने का काम नहीं करता, बल्कि उसे केवल और केवल माँ का दूध दिया जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि दूध को केवल पीने का काम करता है, यानी दूध एक तरह से भोजन हो गया उसके लिए, और वो भोजन को क्या कर रहा है, डायरेक्ट ग्रहण कर रहा है। ठीक है, वहाँ पे चबाने का काम नहीं हो रहा है। अगर आप अजगर जैसे सांप को देखेंगे तो आप पाएंगे कि अजगर क्या करता है, अपना जो शिकार होता है, जो भोजन होता है, उसको समूचा निगल जाता है। लेकिन मानव में क्या है, जब भोजन करते हैं तो उस भोजन को हम लोग चबा कर खाते हैं। ठीक है, तो बस ये कंसेप्ट था आपको समझने के लिए कि प्राणियों में जो भोजन ग्रहण करने की जो विधि है, सभी में एक समान नहीं है, सभी में अलग अलग समान है। ठीक है, आज का जो मेन टॉपिक है वो है मानव में पाचन। अब समझिएगा, सबसे पहले मानव में पाचन समझने से पहले कि पाचन होता क्या है। ठीक है, तो आप याद करेंगे और आराम से सुनेंगे कि जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तित होना या फिर टूटना पाचन कहलाता है। फिर से सुनेंगे, जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थ में परिवर्तन होना या फिर टूटना पाचन कहलाता है। अब आप कहेंगे जटिल खाद्य पदार्थ क्या होता है, तो आप सुनिएगा, आपका ये जो प्रोटीन है, प्रोटीन क्या होता है, एक जटिल खाद्य पदार्थ है। जब इसको हम लोग खाते हैं, जब इसको हम लोग भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, तो ये जटिल पदार्थ है। और ये प्रोटीन किस रूप में बदल जाता है, तो ये प्रोटीन जो है, जब हमारे शरीर में पाचन होता है इसका, तो यह अमीनो अम्ल के रूप में टूट जाता है, बदल जाता है। इसी को हम लोग पाचन कहते हैं। तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में कि प्रोटीन का पाचन हमारे शरीर में किस रूप में होता है, तो आप कहेंगे अमीनो अम्ल के रूप में। दूसरा जो है आपका कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो यह भी एक प्रकार का जटिल खाद्य पदार्थ है। और इसका पाचन किस रूप में होता है, तो इसका पाचन आपका ग्लूकोज के रूप में होता है। ठीक उसी प्रकार से जो वसा है, वसा का जो पाचन होता है वसीय अम्ल में होता है। तो यहाँ से 3 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि प्रोटीन का पाचन अमीनो अम्ल में होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन आपका ग्लूकोज में होता है, और वसीय अम्ल जो है, वसा जो है, वसीय अम्ल में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पाचन। अब आगे आप लोग ध्यान से सुनेंगे कि हम अपने मुख द्वारा भोजन के अंतर्ग्रहण करते हैं। हम लोग जो भोजन ग्रहण करते हैं वो मुख के द्वारा ग्रहण करते हैं। जब भोजन को मुख के अंदर ग्रहण करते हैं और इसे पचाते हैं, इसके बाद क्या होता है, पाचन क्रिया होता है। और पचाने के बाद क्या होता है, फिर इसका उपयोग करते हैं। और आहार का बिना पचा हुआ जो भाग होता है वो क्या होता है, मल के रूप में निष्कासित हो जाता है। मान लीजिए आप कि कोई सा भी भोजन करते हैं, तो भोजन को आप पहले ग्रहण करते हैं, उसके बाद उसको पचाते हैं, और पचाने से उसमें क्या होता है, जो
एनर्जी मिलता है उसको आप अवशोषित कर लेते हैं, और बाकी जो बिना पचा हुआ आहार होता है, जो भोजन होता है, वो आपका मल के रूप में निष्कासित हो जाता है। ठीक है। अब आपसे पूछेगा पाचन एक कैसी प्रणाली है, तो आप कहेंगे पाचन एक सतत प्रणाली है। पाचन क्या है? तो पाचन एक आपका सतत प्रणाली वाली नली है। अब ये सतत प्रणाली वाली नली क्यों है? क्योंकि यह लगातार चलते रहता है। लगातार कहने का मतलब ये हुआ कि पाचन जो है आपका मुख गुहा से शुरू होकर ये कहाँ तक चलता है? तो गुद्दा यानी एनस तक जाता है। ठीक है। पाचन एक सतत प्रणाली नाली है जो मुख गुहा यानी आपके मुख से प्रारंभ होकर ये गुद्दा यानी एनस तक जाती है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि पाचन तंत्र की लंबाई कितनी होती है, तो ये आपको लगभग 30 फीट होता है। ध्यान में रखेंगे ये कितना होता है, तो लगभग आपका 30 फीट होता है। अब अगला प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा कि मानव में पाचन का क्रम बताइए। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ भी है कि इनमें से कौन सा क्रम मानव में पाचन का सही क्रम है। तो मानव में पाचन का जो क्रम है, सबसे पहले आप भोजन को क्या करते हैं? मुख गुहा यानी कि माउथ यानी कि मुंह में ग्रहण करते हैं। उसके बाद ये भोजन कहाँ जाता है? तो ये भोजन आपका ग्रसिका या फिर ग्रास नली में जाता है। ये जो फूड पाइप, ये जो आपका इस तरह से, एक सेकेंड, ये जो आपका माउथ है और यहाँ से जो आपका भोजन जा रहा है कुछ इस प्रकार से नीचे आपका पेट में जाएगा। इसको हम लोग क्या कह रहे हैं? तो इसको हम लोग फेरेंक्स कह रहे हैं यानी कि ग्रास नली कह रहे हैं। तो पहला स्टेप क्या है भोजन ग्रहण करने का? तो पहला स्टेप है कि भोजन को आपने कहाँ ग्रहण किया है? तो माउथ में। दूसरा, भोजन कहाँ जाएगा? तो भोजन माउथ से आपका ग्रास नली से होते हुए आमाशय यानी कि स्टोमक पेट में चला जाएगा। ठीक है। पहला मुख में हुआ, दूसरा वहाँ से पाइप के द्वारा जिसको ग्रास नली कहते हैं कहाँ चला गया? आमाशय में चला गया। आमाशय के बाद भोजन कहाँ जाएगा? तो ये आपका छोटी आंत में जाएगा, और छोटी आंत के बाद भोजन कहाँ जाता है? तो ये आपका बड़ी आंत में जाता है। और सबसे लास्ट में जो पचा हुआ भोजन नहीं रहता है, जो अनपचा भोजन है यानी कि बिना पचा हुआ जो भोजन रहता है, वो मल द्वार अथवा गुद्दा में चला जाता है और वहाँ से ये मल के रूप में बाहर निष्कासित हो जाता है। ठीक है। तो ये सभी मिलकर क्या बनाता है? आपका एक आहार नाल का निर्माण करता है। तो ये क्रम को आप ध्यान में रखेंगे कि भोजन को आप सबसे पहले माउथ कैविटी में ग्रहण किए, वहाँ से आपका ग्रास नली में गया, उसके बाद आपका आमाशय में गया, आमाशय से छोटी आंत, उसके बाद बड़ी आंत, और सबसे लास्ट में आपका मल द्वार में। और ये सभी मिलकर आपका आहार नाल का निर्माण करता है। अब देखिएगा कि जैसे जैसे भोजन विभिन्न भागों से गुजरता है उसके विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप से होता है। आप समझिएगा, आप जो भोजन किए हैं तो भोजन सबसे पहले आपका मुख में गया यानी माउथ में गया। तो भोजन के जो घटक है, जो हम लोग पिछला वीडियो में पढ़े हैं कि भोजन का घटक कौन सा है, तो वो जैसे कि आप में कार्बोहाइड्रेट हो गया, उसमें प्रोटीन है, वसा है। तो ये सब भोजन का जो घटक है इसका पाचन भी क्रमिक रूप से होता है। ऐसा नहीं है कि आप भोजन मुख में किए तो डायरेक्ट मुंह में क्या हो गया, आपका प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, ये सभी चीज़ एक साथ पाचन हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। विभिन्न घटकों का पाचन क्रम भी अलग अलग रूप से क्रमिक रूप से होता है, उसी को हम लोग समझेंगे। और ये भी क्रम आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि पाचन तंत्र का क्रम बताइए। तो सबसे पहले जो हम लोग भोजन को क्या करते हैं? इंजेक्शन करते हैं यानी कि अंतर ग्रहण करते हैं। उसके बाद भोजन का क्या होता है? पाचन होता है। पाचन के बाद क्या होता है? उससे जो हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है अवशोषण के द्वारा होता है। उसके बाद क्या होता है? स्वांगीकरण होता है, एसिमिलेशन होता है, और सबसे लास्ट में जो होता है वो आपका मल त्याग होता है। ठीक है। तो ये क्रम भी आपके लिए महत्वपूर्ण है कि सबसे पहले हम लोग अंतर ग्रहण किए, उसके बाद भोजन का पाचन हुआ, पाचन के बाद आपका अवशोषण हुआ, अवशोषण के बाद आपका स्वांगीकरण हुआ, स्वांगीकरण के बाद आपका मल त्याग हो गया। ठीक है। और इसके पहले अभी हम लोग क्या देखे थे? तो उसमें हम लोग देखे थे कि भोजन सबसे पहले मुख गुहा में जाता है, उसके बाद भोजन कहाँ जाता है? तो उसके बाद भोजन आपको ग्रास नली में जाता है, उसके बाद भोजन कहाँ जाता है? तो ये आपको आमाशय में जाता है, उसके बाद भोजन छोटी आंत में जाता है, उसके बाद भोजन आपका बड़ी आंत में जाता है, और सबसे लास्ट में आपका एनस में चला जाता है। तो दोनों क्रम आपके लिए महत्वपूर्ण है, दोनों को आप ध्यान से याद रखेंगे। अब समझिएगा, भोजन तो करना हम लोग प्रारंभ कर दिए हैं। तो भोजन जब करेंगे तो सबसे पहले भोजन हम लोग कहाँ ग्रहण किए? तो मुख में किए। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे माउथ कैविटी के बारे में। तो देखिए, भोजन का जो अंतर ग्रहण होता है वो मुख द्वारा होता है।
आहार को यानी कि भोजन को शरीर के अंदर लेने की क्रिया क्या कहलाती है? तो वो आपको अंतःग्रहण कहलाती है। ठीक है। अब आपका माउथ कैविटी में जो आपका मुख है उसमें क्या क्या चीज़ पाया जाता है? तो आप कहेंगे उसमें एक तो आपका जीभ है और दूसरा जो है आपका दांत है। ठीक है। तो अब हम लोग जीभ और दांत के बारे में चर्चा करेंगे और यहाँ से लगातार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है। तो समझिएगा आप जीभ के बारे में। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। जीभ के बारे में अगर चर्चा करेंगे तो जीभ क्या है? तो आप कहेंगे कि यह एक मांसल संरचना है। इसमें किसी प्रकार की कोई हड्डियां नहीं पाई जाती है। यह एक प्रकार का मांसल संरचना है। और जीभ के जो ऊपरी सतह पे आप देखते हैं तो कई छोटे छोटे क्या होते हैं? अंकुर होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? टेस्ट बडी या फिर स्वाद कलिकाएं कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जीभ एक मांसल संरचना है और जीभ के ऊपर जो छोटे छोटे आप देखते होंगे जीभ में छोटे छोटे जो आपका अंकुर है उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग स्वाद कलिकाएं कहते हैं। और एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि मानव जीभ में कुल कितनी स्वाद कलिकाएं होती है? तो इसमें जो संख्या है लगभग 8,000 से 10,000 स्वाद कलिकाएं जीभ में पाई जाती है। ठीक है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। जीभ का क्या कार्य है? तो जीभ जो होता है अपनी गतिविधि के द्वारा भोजन को निगलने में मदद करती है। यहाँ पे निकालने नहीं बल्कि निगलने होगा। ठीक है। अगर आप सोचिए कि अगर आपका जीभ नहीं होता तो भोजन को निगलना एक तरह से बहुत ही मुश्किल हो जाता। ठीक है। तो जीभ का जो मुख्य कार्य होता है वो पहला कार्य है कि अपनी गतिविधि के द्वारा भोजन को क्या होता है? निगलने में मदद करती है। ठीक है। साथ ही साथ जीभ जो है बोलने में मदद करता है। अगर किसी व्यक्ति का जीभ काट दिया जाए तो उसको बोलने में बहुत ही परेशानी होगी, उसका भाषा कोई समझ नहीं पाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे दो कार्य आपका जीभ का हो गया। अब देखिए जीभ से संबंधित जो और भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है कि जीभ के जो अग्रभाग है वहाँ से मीठा, उसके बाद नमकीन तथा खट्टा होता है, जबकि सबसे अंत यानी कि पीछे वाले भाग में कड़वा स्वाद होता है। अगर आप जीभ का इमेज देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से जीभ का इमेज मान लीजिए ये है। ठीक है। तो जीभ के जो आगे का हिस्सा है, ये जो जीभ का आगे का हिस्सा है, यहाँ पे कौन सा मतलब टेस्ट आपको पता चलता है? तो यहाँ से आपको मीठा टेस्ट पता चलता है। उसके बाद वाला जो हिस्सा है, जो यहाँ पे जो हिस्सा है दोनों साइड, इससे क्या पता चलता है? तो इससे आपको नमकीन का पता चलता है। इससे थोड़ा सा और पीछे जाएंगे, इससे थोड़ा सा और पीछे जाएंगे तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे खट्टा स्वाद का पता चलता है। जबकि सबसे लास्ट में जीभ का जो सबसे अंत वाला हिस्सा है वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे आपको कड़वा स्वाद का पता चलता है। ठीक है। तो जीभ का अगला हिस्सा से मीठा, उसके बाद वाले हिस्सा से नमकीन और सबसे जो आपका इधर वाला हिस्सा है पीछे वाला यहाँ पे तो वो खट्टा हो गया और अंत वाला भाग से यहाँ पे कड़वा स्वाद का पता चलता है। ठीक है। लेकिन आप नोट करेंगे कि अभी जो हम लोग जीभ का इमेज बनाए थे, चित्र बनाए थे, वहाँ पे क्या था? बीच वाला हिस्सा, एक सेकेंड, वहाँ पे आपका जो बीच वाला हिस्सा था ये तो आगे वाला हिस्सा मीठा हो गया और ये दोनों साइड का हिस्सा नमकीन हो गया और इसके और पीछे जाएंगे तो यहाँ पे आपको खट्टा हो गया और सबसे लास्ट वाला जो हिस्सा है यहाँ पे वो क्या है? आपका कड़वा स्वाद का पता चलता है। लेकिन यहाँ पे जो बीच वाला हिस्सा आप देख पा रहे हैं वो क्या होता है? स्वादहीन होता है। ठीक है। तो आप याद कर लेंगे कि जीभ के जो मध्य भाग होते हैं वो आपका स्वादहीन होता है। तो जीभ से संबंधित इतना प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप ध्यान में रखेंगे। एक बार फिर से देख लेंगे कि जीभ क्या है? एक मांसल संरचना है। इसके ऊपर छोटी छोटी अंकुर होती है जिसको स्वाद कलिकाएं कहते हैं। इसकी संख्या 8,000 से 10,000 के आसपास होती है। जीभ जो है भोजन को निगलने में मदद करती है, साथ ही साथ व्यक्ति को बोलने में मदद करता है। जीभ के आगे वाला जो हिस्सा है वहाँ से मीठा, उसके बाद नमकीन और खट्टा का पता चलता है और सबसे लास्ट वाले हिस्सा से कड़वा स्वाद का पता चलता है। और जीभ का जो मध्य भाग होता है वो स्वादहीन होता है। तो ये आपको जीभ से संबंधित प्रश्न आपका क्लियर हो गया। अब जो हम लोग चर्चा करेंगे वो आपका दांत के बारे में करेंगे, क्योंकि माउथ में ही आपका दांत भी होता है। तो सबसे पहला प्रश्न आप ध्यान सुनेंगे कि मनुष्य का जो दांत होता है वो विषम दंती होता है, यानी कि हेट्रोडेंट होता है। विषम दंती कहने का मतलब सभी दांत का जो साइज है, जो कार्य है वो एक प्रकार नहीं है। सभी का कार्य और प्रकार जो है वो अलग अलग है, इसलिए जो मनुष्य का दांत है वो विषम दंती है। युवा मनुष्य में दांत का सूत्र आप ध्यान रखेंगे। देखिए दांत का सूत्र जो होता है वो आपका युवा में 21-23 और बटे में देखेंगे तो आपका 21-23 होता है।
ठीक है। कुल कितने दांत होते हैं? तो युवा अवस्था में कुल आपका 32 दांत होता है। अब 32 दांत कैसे आप निकालेंगे तो उसको भी आप ध्यान से सुनेंगे। ये क्या है? 2 + 2। ये क्या है? 2 + 2 कितना होगा? 4 होगा। 4 में जब 2 का गुना फिर से कर देंगे तो यहाँ पे 8 आ गया। फिर यहाँ पे देखिए 1 + 1 ऐड करेंगे तो 2 हो गया। इसको फिर से 2 से गुना कर दीजिए तो 4 हो गया। ठीक है। फिर देखिए 2 और 2 कितना हो गया? 4 हो गया। फिर इसको भी 2 से गुना कीजिए तो 4 दूनी 8 हो गया। अब यहाँ पे 3 और 3 6 हो गया। 6 को 2 से गुना कीजिए तो यहाँ पे 12 हो गया। तो आप देखेंगे 8 4 12, 12 8 20 और 20 और 12 कितना हो गया? 32 दांत हो गया। तो कभी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मनुष्य में युवा अवस्था में कुल कितने दांत होते हैं तो आप कहेंगे 32 दांत होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए मनुष्य में युवा अवस्था में दांतों की जो आपका सूत्र होता है वो क्या होता है तो आप कहेंगे 21 23 में 21 ठीक है। और किस प्रकार से ये दांत निकल गया आपको भी समझ में आ गया। दांत निकल नहीं गया बल्कि दांतों की संख्या निकल गई, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और नोट कर लेंगे, ICPM इसको हम लोग कहते हैं, ICPM कहते हैं। आई से इंसीजर हो गया। आगे वाले चैप्टर में हम लोग देखेंगे इंसीजर में क्या होता है। इंसीजर का जो संख्या होता है वो 8 होता है। सी से यहाँ पे क्या होता है? सी से कैनाइन होता है, इसकी संख्या भी 4 होती है। पी से प्री मोलर होता है, इसकी संख्या 8 होती है। और एम से क्या होता है? मोलर होता है, इसकी संख्या कितनी होती है? 12 होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि दांत का फार्मूला क्या होता है। तो अभी जो हम लोग चर्चा किए दांत का फार्मूला के बारे में वो ये कि दांत का फार्मूला 2123 और नीचे भी लिखेंगे 2123। ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये दांत का फार्मूला हुआ, इसको हम कैसे निकालें कि 32 दांत हुआ। तो अभी हम लोग क्या किए, ऊपर और नीचे वाले जो अंक दिया उसको जोड़ लेंगे और गुना कर देंगे 2 से, तो इसका संख्या 8 हो गया। जब इसको भी जोड़ें तो यहाँ पे 1 और 1 2 हो गया और 2 से गुना किए तो 4 हो गया। तो ये जो आपका 8 4 8 12 आया वो किसका संख्या निकला? तो ये तो आपको इंसीजर हो गया, ये केनाइन है, ये प्री मोलर है और ये मोलर है। जब सभी को ऐड करेंगे तो 32 दांत यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चों में दांत का फॉर्मूला क्या होता है तो वो आपका 20 होता है। अब ये 20 कैसे होता है ये देखिएगा, ये हो गया 2102 और नीचे भी आपका 2102, ठीक है। तो ये अभी जो हम लोग जोड़े थे 2 और 2 4 होता है, इसमें 2 से गुना कर देंगे तो इसका संख्या कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 1 और 1 कितना होता है? तो 2 होता है। 2 को फिर से 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। 0 में 0 को ऐड करेंगे तो 0 ही आएगा और 0 को हम कोई भी संख्या से गुना करेंगे तो 0 ही होगा, यानी ये 0 हो गया। उसके बाद 2 और 2 4 होता है, इसको 2 से गुना करेंगे तो 8 हो गया। अब आप ऐड करेंगे तो आप पाएंगे कि 8 4 12 8 20, यानी कि बच्चों में दांतों की संख्या कितनी होती है? तो ये आपका 20 होता है। और यहाँ से एक और चीज़ आप देख पा रहे होंगे कि ये जो 0 है, अभी हम लोग इसको देखें तो ये आपका इंसीजर हो गया, ये आपका केनाइन हो गया, ये आपका प्री मोलर हो गया और 8 वाला जो संख्या है वो आपका मोलर हो गया। तो यहाँ से एक और महत्वपूर्ण आपके लिए निकलता है कि इनमें से कौन से दांत के प्रकार बच्चों में नहीं पाए जाते हैं। तो ये जो आपका प्री मोलर है बच्चों में क्या होता है? शून्य होता है, यानी कि बच्चों में प्री मोलर दांत नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं दांत से संबंधित यहाँ पे जो 2 फार्मूला दिया गया है वो आपका क्लियर हो गया होगा। अब वही चीज़ यहाँ पे विस्तार से दिया हुआ है कि बच्चों में क्या है? प्री मोलर दांत नहीं पाए जाते हैं। अब मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? तो 4 प्रकार के पाए जाते हैं। अभी हम लोग चर्चा किए थे 4 प्रकार का, कौन सा था वो आपका ध्यान रखेंगे, ICPM, ठीक है। ये आपका कितना है? 8 हो गया। ये आपका कितना हो गया? 4 हो गया। और ये आपका कितना हो गया? 8 हो गया, ठीक है। और ये आपका 12 हो गया, ठीक है। तो मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। इंसीजर की संख्या कितनी होती है? तो इंसीजर की संख्या आपको 8 होता है। और इसका कार्य क्या होता है? तो इंसीजर का कार्य होता है, जो आगे का जो दांत है उसको इंसीजर कहते हैं और इसका कार्य होता है भोजन को काटना, ठीक है। दूसरा जो आपका है वो आपका दूसरा जो है केनाइन है। केनाइन की संख्या 4 होती है और इसका कार्य होता है चीरने फाड़ने का कार्य होता है। जैसे आप गन्ना खाते हैं तो गन्ना खाते समय आप देखे हैं कि कभी भी आप सीधे नहीं खाते हैं बल्कि उसको साइड वाला दांत से, यानी वो जो साइड वाला जो दांत होता है उसको हम लोग केनाइन कहते हैं। इसका कार्य होता है चीरना फाड़ना, जबकि जो सामने का जो दांत होता है जिसको इंसीजर कहते हैं उसका कार्य होता है काटना। अगर आप सेब खाएंगे तो आप किसका यूज करेंगे? तो आप कहेंगे आप इंसीजर का यूज करेंगे, सामने वाला दांत का,
ठीक है। अगर आप गन्ना खाएंगे तो गन्ना को आप काटते नहीं बल्कि चीरते फाड़ते हैं उसको, तो उसके लिए हम लोग कैनाइन का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। प्री मोलर की बात करें तो प्री मोलर की संख्या 8 होती है और इसका कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य होता है चबाना। अब आप समझिएगा कि बच्चा जो छोटा बच्चा होता है उसमें प्री मोलर का कोई कार्य ही नहीं होता है और उसमें दांत भी नहीं पाया जाता प्री मोलर टाइप का। अब क्यों नहीं पाया जाता, क्योंकि जो छोटा बच्चा है वो भोजन के रूप में क्या ले रहा है, तो दूध को ग्रहण कर रहा है, तो दूध को चबाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है और उसमें प्री मोलर भी नहीं पाया जाता है। ठीक है, मोलर की संख्या 12 होती है और इसका कोई कार्य नहीं होता है और मोलर को ही क्या कहा गया है, मोलर को कहा गया है अकल दांत। ठीक है, विजडम टीथ इसको कहा गया है और इसलिए कहा गया है एक तरह से अकल दांत, क्योंकि ये आपको 20-22 यानी 18 वर्ष के बाद ही निकलता है। तो ऐसे भी कोई भी बच्चा हो उसको एक साधारण अगर देखेंगे तो अच्छे ज्ञान के लिए 18 से 20 कम से कम एज होना ही चाहिए। तो उस समय ये जो दांत निकलता है जिसको हम लोग मोलर कह रहे हैं उसको और किस नाम से जाना जाता है, तो उसको हम लोग अकल दांत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दांत से संबंधित यहाँ पे जो टाइप है आपको क्लियर हो गया होगा कि कितने प्रकार के दांत होते हैं और कौन सा दांत का क्या कार्य होता है। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब चलिए हम लोग दांत के बारे में कुछ और प्रश्न को देखते हैं। दूध का जो दांत होता है जिसको हम लोग मिल्क टीथ कहते हैं उसकी संख्या कितनी होती है, 20 होता है। अभी हम लोग देखें कि बच्चों में दांतों की संख्या कितनी होती है, 20 होती है। उसी को हम लोग मिल्क टीथ यानी कि दूध का दांत कहते हैं। ठीक है, और एक मनुष्य में पूरे जीवन काल में 32 नहीं 52 दांत होते हैं। एक सेकेंड आप समझिएगा, इसको आराम से समझिएगा। एक तो आपका हो गया कि दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, तो 20 होता है। एक आपका हो गया कि एक मनुष्य के जीवन में, एक मनुष्य के पूरे जीवन काल में कितने दांत आते हैं, तो 52 दांत आते हैं। एक हो गया कि एक वयस्क मानव में दांतों की संख्या कितनी होती है, तो 32 होती है। अब आप समझिएगा कि 20 जो दांत है वो किस में पाया जाता है, तो छोटे बच्चे में पाए जाते हैं। छोटे बच्चे में कितने दांत पाए जाते हैं, तो 20 दांत पाए जाते हैं। ठीक है, और ये 20 दांत क्या होता है, दूध का दांत कहलाता है और ये वापस टूट जाते हैं। एक सेकेंड, ये क्या होता है, वापस टूट जाता है और टूट जाने के बाद जो अगला बार दांत आएगा उसकी संख्या कितनी होती है, तो वो आपका 32 होता है। तो जब आप ऐड करेंगे, एक तो आपका 20 हो गया और दूसरा आपका 32 हो गया, जब दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 52 आएगा, 52। यानी कि अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, तो आपका आंसर होगा 20 होता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए बच्चों में दांत की संख्या कितनी होती है, तो 20 होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि वयस्क में दांतों की संख्या कितनी होती है, तो 32 होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि एक मनुष्य के पूरे जीवन काल में कुल कितने दांत आते हैं, तो उसकी संख्या आपका 52 यानी कि 52 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि दांत के प्रकार और दांतों की संख्या से संबंधित प्रश्न आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग दांत के बारे में और भी चर्चा करेंगे। तो देखेंगे यहाँ पे कि दांत का जो सबसे बाहरी भाग होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग एनामेल कहते हैं। दांत के जो सबसे बाहरी हिस्से होते हैं, जो चमकीला दिखाई देता है, जो उजला सफ़ेद चमकीला दिखाई देता है, उसको हम लोग एनामेल कहते हैं। और ये शरीर का क्या होता है, सबसे कठोर संरचना होता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि दांत के बाहरी हिस्से को क्या कहते हैं, तो एनामेल कहते हैं। शरीर के सबसे कठोर संरचना कौन सी है, तो वो आपका एनामेल ही हो जाएगा, यानी आपका दांत हो जाएगा। लेकिन आप ध्यान में रखेंगे कि जैसे ही उसमें फ्लोरीन, देखिएगा कि दांत के सबसे बाहरी भाग एनामेल कहलाता है, जो शरीर की सबसे कठोर संरचना है, जिसे फ्लोरीन मजबूती प्रदान करता है। अगर उसमें फ्लोरीन की कमी होती है तो दांत क्या होता है, सड़ना या फिर क्षय होना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि दांत किसका बना होता है, तो दांत जो है आपका कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। ठीक है, दांत का सबसे बाहरी हिस्सा एनामेल कहलाता है। यह शरीर की सबसे कठोर संरचना होती है और इसको मजबूती कौन प्रदान करता है, तो फ्लोरीन प्रदान करता है। अगर फ्लोरीन आपके दांत में कम हो जाए, उसकी कमी हो जाए, तो आपका दांत क्या होगा, क्षय होना, टूटना प्रारंभ हो जाएगा। और दांत किसका बना होता है, तो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है।
एक और भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मुंह का पीएच मान कितना से कम हो जाने पर आपका दांत में सड़न प्रारंभ हो जाएगा, क्षय होना शुरू हो जाएगा, तो वो आपका 5.5 होता है। ठीक है, अगर पीएच मान आपका मुख का 5.5 से कम हो गया तो आपका जो दांत है वो सड़ना प्रारंभ हो जाएगा। और ये आपका एनसीईआरटी में नोट करके दिया हुआ है और कई बार रेलवे में पूछा हुआ भी है ये प्रश्न। तो हम लोग दांत के बारे में कंप्लीट देख चुके हैं और उसके पहले हम लोग जीभ के बारे में भी देख लिए हैं। अब जो हम लोग देखेंगे वो लार ग्रंथि के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न ये बनता है कि मनुष्य में कितनी लार ग्रंथियां पाई जाती है। तो मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। ठीक है, और सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि मनुष्य की जो सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है उसको हम लोग पैरेटॉइड ग्रंथि भी कहते हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी लार ग्रंथि को पैरेटॉइड ग्रंथि भी कहते हैं, जिसमें कभी कभी वायरस से संक्रमण हो जाने के कारण लार ग्रंथि में सूजन आ जाती है, जिसको हम लोग गलसुआ नामक रोग कहते हैं। देखते होंगे कि कभी कभी क्या होता है कि दांत के बगल में, ठीक है, दांत के बाएं या फिर दाएं साइड में क्या होता है, वहाँ पे जो आपका त्वचा है उसमें सूजन आ जाता है। ये किसके कारण होता है, क्योंकि इसमें जो लार ग्रंथियां होती है, जो सबसे बड़ी लार ग्रंथियां हैं पैरेटॉइड, इसमें क्या होता है, वायरस के कारण संक्रमण हो जाता है, इन्फेक्शन होता है, जिसके कारण इसमें सूजन हो जाती है और इसको हम लोग गलसुआ नामक रोग से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको यहाँ पे हो गया कि कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, 3 जोड़ी पाई जाती है। सबसे बड़ी कौन सी है, तो पैराट्रॉइड ग्रंथि है। और अगर आपसे पूछे कि मनुष्य में जब गलसुआ नामक रोग होता है तो कौन सा लार ग्रंथि संक्रमित होती है, तो सबसे बड़ी लार ग्रंथि पैराट्रॉइड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो सबसे छोटी लार ग्रंथि है उसको हम लोग सबलिंगुअल ग्रंथि भी कहते हैं। सबसे बड़ी भी हो गया, सबसे छोटी भी हो गया। ठीक है, तो ये आप तीनों चारों यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। अब नोट करेंगे कि मेढक और व्हेल मछली जो है, हालांकि व्हेल जो है आपका स्तनपायी में आता है, पिछला वीडियो में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो मेढक और व्हेल मछली ये दोनों में क्या होता है, लार ग्रंथियां नहीं पाई जाती है। ठीक है, मेढक में और व्हेल में दोनों में लार ग्रंथियां नहीं पाई जाती है। अब लार के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं यहाँ पे। तो लार में क्या होता है, टाइलिन एंजाइम पाई जाती है। अगर आपसे पूछे कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है तो आपका आंसर होगा टाइलिन। और टाइलिन एंजाइम का कार्य क्या होता है, तो टाइलिन का जो कार्य होता है भोजन में मौजूद स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है। अगर आपसे पूछे कि भोजन में मौजूद स्टार्च को माल्टोज में कौन परिवर्तित करता है, तो वो आपका टाइलिन एंजाइम। ठीक है, और ये कहाँ पाया जाता है, तो ये आपको लार में पाया जाता है। क्लियर। अब यहाँ पे नोट करेंगे कि एमाइलेज एंजाइम जो होता है पाचन तंत्र में भोजन के साथ मिश्रित होने वाला पहला एंजाइम है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आपसे पूछे कि इनमें से कौन सा एंजाइम पाचन तंत्र में भोजन के साथ मिश्रित होने वाला पहला एंजाइम है, तो वह एमाइलेज एंजाइम हो जाएगा। और लार का पीएच मान कितना होता है, तो आप कहेंगे छी, यानी कि 6.6। लार का पीएच मान कितना होता है, 6.6 होता है। लेकिन अभी हम लोग एक और पीएच मान देखे थे 5.5। अगर आपके मुख का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो दांत का सड़ना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो दोनों पीएच मान आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। उम्मीद करते हैं अभी तक वीडियो आपको समझ में आया होगा। देखिए वीडियो समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में, अपने फैमिली में शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक करना ना भूलेंगे। अगर आप बिहार एसएससी की तैयारी करते हैं, जो कि अभी वैकेंसी निकला हुआ भी है, 10th लेवल का हो गया, 10+2 का, वो तो 2023 में भी फॉर्म फिलअप हुआ था और फिर से इसका फॉर्म ऑनलाइन होना शुरू हो गया है, और एक आपका CGL 4 आया है। तो तीनों में क्या है कि बिहार एसएससी में 25 क्वेश्चन जो है स्पेशल साइंस का ही पूछा जाएगा, तो आपके लिए ऐसे भी महत्वपूर्ण है। उसके अलावा आप अगर बिहार दरोगा को देखेंगे, उसमें भी 20 क्वेश्चन साइंस का पूछा जाता है। तो साइंस आपके हर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और ये जितने भी आप प्रश्न इसमें देख पा रहे हैं, सभी के सभी प्रश्न जो हैं वो आपका NCERT हो गया। उसके अलावे जो है आपका PYQ से, जैसे कि बिहार के जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, बिहार में जो भी एग्ज़ाम हुए हैं वनडे एग्ज़ाम, उन सभी का क्वेश्चन को एक जगह कलेक्ट किया गया है।
अभी हम लोग पाचन तंत्र पढ़ रहे हैं, तो पाचन तंत्र से संबंधित जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को भी इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये एक बेहतर कंटेंट है आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए। तो इसको आराम से शुरू से लास्ट तक देखिए, एक बार नहीं हो तो 2 बार देखिए, लेकिन इसको कंप्लीट देखिए और साथ में नोट्स भी बनाते चलेंगे, तो आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए एक बेहतर कंटेंट भी बन पाएगा। तो चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं अभी जो हम लोग चर्चा किए वो आपका पाचन तंत्र में क्या क्या चर्चा किए कि पाचन क्या है और पाचन का क्रम क्या है और पाचन के क्रम में क्या क्या होता है, और उसमें हम लोग मुख के बारे में चर्चा किए। मुख में जो हम लोग चर्चा किए, सबसे पहले आपका जो मुख में चर्चा हुआ वो आपका जीभ के बारे में हुआ, उसके बाद दांत के बारे में हुआ, उसके बाद आपका लार ग्रंथि के बारे में यहाँ पे हुआ। अब जो हम लोग चर्चा करेंगे वो आपका पाचन क्रिया में, जैसे कि प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, तो किस घटक का पाचन कहाँ से होना प्रारंभ होता है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है मुंह से शुरू हो जाता है। सबसे पहले पाचन क्रिया में कार्बोहाइड्रेट का ही पाचन होता है। कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं कि इनमें से किसका पाचन सबसे पहले होता है, तो वो आपको कार्बोहाइड्रेट का हो जाएगा। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि मुख में इनमें से किसका पाचन सबसे पहले होगा, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, वसा का, विटामिन का, तो आपका आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट का। और देखिए कार्बोहाइड्रेट आप जैसे ही लेते हैं तो इसका पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, तो मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। यानी कि मुख में जैसे ही आप लिए भोजन, वहाँ अगर कार्बोहाइड्रेट गया तो तुरंत आपको एनर्जी मिल गया, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो कार्य करता है वो ऊर्जा देने का कार्य करता है। इसीलिए आप अगर क्रिकेट मैच देखते हैं तो वहाँ पर देखते होंगे कि खिलाड़ी जो है बीच बीच में केला लेकर जाता है खिलाड़ी को खिलाने के लिए। केला में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, और वो जैसे ही खिलाड़ी खाता है तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो सेकंड में ही पाचन प्रारंभ कर देता है मुख से ही, तो उसको क्या होता है, तुरंत एनर्जी मिलता है। और कार्बोहाइड्रेट का पाचन किस रूप में होता है, तो ग्लूकोज के रूप में होता है। तो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि एथलीट खिलाड़ी एनर्जी के लिए या फिर ऊर्जा के लिए ग्लूकोज लेता है, ठीक है, ताकि जल्दी से पाचन हो जाए और एनर्जी मिल पाए। अब आप समझिएगा कि अभी जो हम लोग चर्चा किए वो आपका कार्बोहाइड्रेट के बारे में, और कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, तो आप कहेंगे कि कार्बोहाइड्रेट जो है उसका पाचन जो प्रारंभ होता है मुख से शुरू होता है। और कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे शरीर में किस रूप में होता है, तो ग्लूकोज के रूप में होता है, और इसका कार्य क्या होता है, तो बॉडी को एनर्जी देने का कार्य होता है। अब समझिए कि आप खिलाड़ी को क्या दे रहे हैं, तो ग्लूकोज दे रहे हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का पचा हुआ रूप ग्लूकोज होता है, और ग्लूकोज तो समझिए कि डायरेक्ट एनर्जी देने का काम करेगा। ठीक है, तो कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न ये पूछे गए हैं। अब ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है कि मुख के बाद भोजन जो है ग्रास नली द्वारा कर्मानुकुंचन विधि से आमाशय में जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि जो आपका जो ग्रास नली है, ग्रास नली के द्वारा आमाशय में भोजन किस विधि के द्वारा आता है, तो वो आपका कर्मानुकुंचन विधि से आता है। देखिएगा कुछ इस प्रकार से कर्मानुकुंचन होता है, कुछ इस प्रकार से कर्मानुकुंचन होता है, यानी कि भोजन पहले यहाँ पे आपका आया भोजन, ठीक है, और यहाँ पे एक प्रेशर लगा दबा, और ये भोजन वापस ये आपका बड़े आकार वाले थैली में चला गया। फिर यहाँ से भोजन यहाँ पे आया प्रेशर लग के, यानी दबता है फिर फैलता है, दबता है फिर फैलता है, और यही विधि को हम लोग क्या कहते हैं, कर्मानुकुंचन विधि कहते हैं। बहुत बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि मुख के बाद भोजन जो है ग्रास नली द्वारा किस विधि से आमाशय में आता है, तो वो आपका कर्मानुकुंचन विधि से आमाशय में आता है, ध्यान रखेंगे। अब भोजन जो किए हैं वो मुख में कंप्लीट हो गया, मुख से आपको ग्रास नली के माध्यम से कहाँ चला आया है, आमाशय में चला आया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, याद रखें कि ग्रास नली के माध्यम से जो भोजन है जरूर आमाशय में आता है, लेकिन ग्रास नली में कोई भी पाचन क्रिया नहीं होती है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, अगर आपसे पूछा जाए इनमें से किसमें पाचन क्रिया नहीं होती है, ऑप्शन रहेगा आमाशय में, छोटी आंत में, मुख में और ग्रास नली में। तो आंसर हो जाएगा ग्रास नली में। ये जो आपका मुख हो गया और इससे जो आपका भोजन ये ग्रास नली के द्वारा कहाँ पे आ गया, आमाशय में आ गया।
ये आपका आमाशय में आ गया। तो ये जो ग्रास नली है इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी एंजाइम, पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है, जिसके कारण ये जो ग्रास नली है इसमें भोजन का किसी भी रूप का कोई पाचन नहीं होता है। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ग्रास नली का केवल और केवल कार्य ये होता है कि भोजन को मुख से आमाशय तक पहुंचा देना। ठीक है, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आपका भोजन कहाँ चला गया है, तो आप कहेंगे आपका भोजन आमाशय में चला आया है। ठीक है, याद करते चलेंगे, आपका भोजन मुख में गया, मुख में जो भी चीज़ें जो था उसके बारे में चर्चा की है, जीभ, दांत, ये सब के बारे में, लार ग्रंथि के बारे में। उसके बाद ग्रास नली में आया, ग्रास नली के माध्यम से भोजन आमाशय में आ गया। आमाशय के बारे में आप समझेंगे कि आमाशय क्या है, तो यह मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना है। ये जो आपका पेट है वही आमाशय है। ठीक है, और यह मोटी भित्ति वाली थैलीनुमा संरचना है। यह चपटा एवं अंग्रेजी के जे आकार का होता है। कुछ इस प्रकार से समझिएगा, ये जो आपका आमाशय होता है कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे जे टाइप का होता है बना हुआ। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, केवल याद रख लेना है यहाँ पे कि किसका आकार अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट जे जैसा होता है, तो वो आपका आमाशय होता है। और आमाशय क्या होता है, आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है, ये भी महत्वपूर्ण है आपके लिए। उसके बाद यह एक ओर ग्रास नली से खाद्य प्राप्त करता है और दूसरी ओर छोटी आंत में खुलता है। ध्यान दीजिएगा ये किस प्रकार से क्रिया चल रहा है। ये जो आपका मुख है, ये जो आपका मुख है, यहाँ आप भोजन ग्रहण किए। ठीक है, और भोजन ग्रास नली के माध्यम से नीचे आया, और नीचे जो भोजन आया यहाँ से आमाशय है। ठीक है, ये आमाशय जुड़ा हुआ है। तो आमाशय क्या है, एक साइड आप देखिएगा कि ग्रास नली से जुड़ा हुआ है, और आमाशय के बाद आपका यहाँ से छोटी आंत प्रारंभ होता है। यानी कि आमाशय का एक भाग जो है ग्रास नली से जुड़ा हुआ है और दूसरा भाग जो है आपका छोटी आंत से जुड़ा हुआ है। ग्रास नली से ये भोजन को प्राप्त करता है आमाशय, और फिर आमाशय से भोजन कहाँ चला जाता है, तो छोटी आंत में चला जाता है। ठीक है, तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब देखिएगा कि आमाशय के आंतरिक सतह श्लेष्म में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव यानी कि जो निकलना, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, तो ये आपको आमाशय में पाया जाता है, पेट में पाया जाता है, उदर में पाया जाता है। ठीक है, और आमाशय में यहाँ पे देखेंगे श्लेष्म जिसको म्यूकस कहते हैं, यह आमाशय के आंतरिक स्तर को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से सुरक्षा प्रदान करता है। समझिएगा, आमाशय का आंतरिक सतह श्लेष्म जिसको हम लोग म्यूकस कह रहे हैं, वो क्या काम करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करने का काम करता है। साथ ही साथ म्यूकस जो है आमाशय के आंतरिक स्तर को, ये जो म्यूकस है ये मान लीजिए आपका आमाशय है। ठीक है, ये आपका क्या है, आमाशय है। तो आमाशय में एक और यहाँ पे लेयर लगा हुआ है, उसको हम लोग श्लेष्म या फिर म्यूकस कहते हैं। इसका कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य है जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अम्लीय होता है। ठीक है, इतना ज़्यादा अम्लीय होता है कि ये दीवार को जला भी सकता है, आमाशय की दीवार को। तो यहाँ पे क्या होता है, म्यूकस लगा होता है, और ये जो होता है HCl से सुरक्षा प्रदान करता है। किसको, तो वो आपको आमाशय को सुरक्षा देने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब HCl के बारे में समझेंगे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है अनेक ऐसे जीवाणु को नष्ट करता है जो भोजन के साथ पेट में चला आता है। हम लोग जो भोजन करते हैं, एक सेकेंड, हम लोग जो भोजन करते हैं तो भोजन करने के दौरान कुछ बैक्टीरिया जो है भोजन के साथ हमारे पेट में भी चला जाता है। तो उस बैक्टीरिया को नष्ट करने का काम कौन करता है, तो वो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है। ठीक है, तो एक प्रश्न हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से ये हो गया। दूसरा प्रश्न ये है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, तो ये आपको आमाशय में पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि आमाशय की जो सुरक्षा है, हाइड्रोक्लोरिक से सुरक्षा कौन करता है, तो आमाशय में एक दीवार है, एक परत है श्लेष्म में जिसको म्यूकस कहते हैं। इसका कार्य होता है HCl से आमाशय को सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, और HCl क्या करता है, ये पेट में ही पाया जाता है, अभी हम लोग चर्चा किए। साथ ही यह भोजन को अम्लीय बना देता है। भोजन को अम्लीय बनाने का कार्य कौन करेगा, तो वो आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही करेगा।
अब अमाशय के बारे में और भी हम लोग चर्चा करेंगे कि अमाशय कितने भागों में विभाजित है। तो अमाशय जो आपका है वो 3 भागों में विभाजित है। अमाशय जो है आपका 3 भागों में विभाजित है। ऊपर वाले भाग जो हृदय के नज़दीक है उसको हम लोग कार्डियक कहते हैं। बीच वाला जो भाग है उसको हम लोग फंडिक कहते हैं, और सबसे निचला जो हिस्सा है उसको हम लोग पाइलोरिक कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, अमाशय से क्या क्या प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है और क्या क्या एग्जाम में पूछा गया है। एक तो आपका है कि अमाशय जो है अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट के किस अक्षर के समान है, तो जे के समान है। अमाशय किसके साथ जुड़ा होता है, तो अमाशय जो है वो आपका ऊपर में ग्रास नली के साथ और नीचे में आपको छोटी आंत के साथ ये आपका जुड़ा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो वो आपका HCl अम्ल पाया जाता है। अमाशय का कुल कितना भाग है, कुल कितना भाग नहीं, इस प्रकार से समझेंगे, अमाशय को कुल कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो अमाशय को 3 भागों में विभाजित किया गया है। जो पहला भाग होता है जो सबसे ऊपर का होता है उसको हम लोग कार्डियक कहते हैं, जो बीच वाला हिस्सा है उसको फंडिक कहते हैं, और जो सबसे नीचे का हिस्सा है उसको हम लोग पाइलोरिक कहते हैं। क्लियर हुआ। अब अमाशय की दीवारों पे कुछ ग्रंथियां भी पाई जाती है और जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड भी कहते हैं। अमाशय की दीवारें पे कुछ ग्रंथियां पाई जाती है जिसको गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं, और जिसके द्वारा क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस यानी कि जठर रस का स्राव होता है, जिसका pH मान 1 से 3 के बीच में होता है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, इसका जो pH मान है वो 1 से 3 के बीच में होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि गैस्ट्रिक जूस का निर्माण कहाँ से होता है, तो आप कहेंगे अमाशय की दीवारें पे जो ग्रंथियां पाई जाती है जिसको हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं, वहीं से गैस्ट्रिक जूस यानी जठर रस का स्राव होता है, जिसके pH मान जो होते हैं वो 1 से 3 के बीच में होता है। अब कुछ एंजाइम के बारे में भी चर्चा करेंगे, जैसे कि आपका पेप्सिन एंजाइम हो गया। तो पेप्सिन एंजाइम के कार्य को समझेंगे आप। ये क्या काम करता है कि प्रोटीन को पेप्टोन्स में परिवर्तित कर देता है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रोटीन को पेप्टोन्स में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन सा है, तो वो आपका पेप्सिन एंजाइम है। ये कहाँ पाया जाता है, तो ये आपको अमाशय में ही पाया जाता है। ठीक है, अब आगे देखिएगा रेनिन एंजाइम। यह दूध पचाने में सहायक होता है। ठीक है, वृद्धावस्था में धीरे धीरे क्या होता है कि ये रेनिन जो एंजाइम होता है कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो रेनिन एंजाइम का जो मुख्य कार्य होता है दूध को पचाने में सहायक हो। अगला आपका है कि दूध में केसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जिसके कारण दूध का जो रंग होता है वो सफ़ेद होता है। ये नोट करके एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पे दिया गया है, इसको आप यहाँ से याद कर लेंगे कि दूध में केसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न कि किसके कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है, तो केसीन नामक प्रोटीन के कारण इसका रंग सफ़ेद होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि दूध का रंग हल्का पीला किसके कारण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कैरोटीन प्रोटीन के कारण। ठीक है, तो दोनों का अलग आंसर है, ध्यान रखेंगे आप। अब आगे समझिएगा कि अमाशय में पचा हुआ भोजन काइम कहलाता है। अमाशय में पचा हुआ भोजन क्या कहलाता है, काइम कहलाता है। तथा अमाशय से काइम जो है ड्यूडेनम में पहुंचता है, और ड्यूडेनम क्या है, तो छोटी आंत के सबसे ऊपरी भाग है। फिर से कह रहे हैं, आराम से प्रश्नों को सुनते चलेंगे। अभी जो हम लोग चर्चा किए थे अमाशय के 3 भाग, ऊपरी भाग को कार्डियक कहेंगे थे, बीचले भाग को हम लोग फंडिक कहे थे, और सबसे नीचे वाला जो हिस्सा था उसको हम लोग पाइलोरिक कहे थे। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे छोटी आंत जब आप पढ़ेंगे तो छोटी आंत जो होता है वह भी आपका 3 भागों में विभाजित होता है, जिसको हम लोग DJI भी कहते हैं। अब छोटी आंत के बारे में आप समझेंगे। छोटी आंत भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहला प्रश्न तो ये बनेगा आपसे कि आहार नाल में सबसे लंबा भाग कौन सा होता है, तो वह सबसे लंबा भाग जो है छोटी आंत है। नाम इसका छोटी आंत है, लेकिन ये क्या होता है, लंबा भाग होता है। और एक आपका बड़ी आंत है। बड़ी आंत जो है आप इस प्रकार से समझेंगे, ये आपका क्या है, बड़ी आंत है। ये आपका क्या है, बड़ी आंत है। और ये जो आपका है, ये जो आप इतना लंबा देख रहे हैं, ये आप क्या है, ये आपका छोटी आंत है। अब आपसे अगर पूछा जाए कि इनमें से दोनों में से सबसे लंबा भाग कौन सा है, तो सबसे जो लंबा भाग है तो आप कहेंगे छोटी आंत है। लंबा इसलिए है क्योंकि ये क्या है, आपका पतला है, लेकिन इसका यहाँ पे लंबाई अधिक है, और यहाँ पे ये क्या है, मोटा है, जिसके कारण ये छोटा है।
ठीक है, आप इस तरह से याद रखेंगे कि छोटी आंत जो है, नाम जरूर है छोटी आंत, लेकिन आहार नाल का जो सबसे लंबा भाग है वह कौन सा है, तो वह आपका छोटी आंत हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आहार नाल का सबसे चौड़ी भाग कौन सा है, तो वो आपका आमाशय हो जाएगा। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, तो 6 से 8 मीटर होती है। और भोजन का जो अधिकतम भाग है छोटी आंत में ही अवशोषण होता है। यानी कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि भोजन का सबसे अधिक पाचन ग्रंथि के किस भाग में होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा छोटी आंत में। ठीक है, अब नोट करेंगे कि शाकाहारी में जो आंत होता है इसकी लंबाई अपेक्षाकृत अधिक होती है। देखिए, अगर आपसे प्रश्न ये दिया रहे, आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि शाकाहारी और मांसाहारी दोनों में किसमें आंत की लंबाई सबसे अधिक होगी, तो आपका आंसर हो जाएगा शाकाहारी में जो आंत की लंबाई होती है इंटेस्टाइन की, वो अधिक होती है। क्यों अधिक लंबी होती है, क्योंकि शाकाहारी जो भोजन करता है वो घास को खाता है, और घास में क्या पाया जाता है, सेलुलोज पाया जाता है, और सेलुलोज को पचाने के लिए एक टाइम ही चाहिए, एक लंबा वक्त चाहिए उसमें, तो उसके लिए क्या होता है, उसमें आपको आहार नल लंबा बना दिया जाता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल आप ध्यान में रखेंगे कि शाकाहारी जो होता है वो मांसाहारी की तुलना में अधिक लंबी आंत इसमें पाया जाता है। अब देखिएगा, छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन तथा अवशोषण भी होता है। छोटी आंत बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला तो छोटी आंत सबसे लंबी भाग है। दूसरा, छोटी आंत की लंबाई 6 से 8 मीटर होती है। तीसरा, छोटी आंत में ही भोजन का पूर्ण पाचन होता है, और सबसे अधिक अवशोषण भी इसी में होता है। और यह लीवर से यानी यकृत से पीत प्राप्त करता है। यह प्रश्न पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा भाग लीवर से पीत को प्राप्त करता है, तो वो आपका छोटी आंत करता है। छोटी आंत भी आमाशय की तरह 3 भागों में विभाजित होता है, और 3 भाग कौन कौन सा है उसको आप ध्यान में रखेंगे। उसका नाम है, एक का नाम है डी, दूसरा का नाम है जे, और तीसरा का नाम है आई। यानी कि ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, DJI, ये छोटी आंत का हिस्सा है। प्रश्न आपसे ये पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा छोटी आंत का हिस्सा नहीं है। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, और एक आपका फंडिक दे देगा, तो फंडिक इसका हिस्सा नहीं है। फंडिक किसका हिस्सा है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग एक एक भाग को देखना प्रारंभ करेंगे। छोटी आंत का जो पहला हिस्सा है, जो सबसे ऊपरी भाग है, उसको हम लोग ड्यूडेनम कहते हैं। यह आमाशय के पाइलोरिक भाग से जुड़ी होती है। अब आप खुद से कल्पना कीजिए कि ये आपका क्या है, ये आपका मस्तिष्क है, यहाँ पे मुख है, यहाँ से भोजन करना आप प्रारंभ किए। ये आपको क्या है, ग्रास नली है। ग्रास नली से भोजन कहाँ चला आया है, तो ग्रास नली से जो भोजन है ये आपको आमाशय में चला आया है। और आमाशय के जो ऊपरी हिस्सा है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कार्डियक कहते हैं। तो कार्डियक किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो एक तो आप कहेंगे ग्रास नली के साथ जुड़ा हुआ है, और बीच वाला जो हिस्सा है इसको हम लोग क्या कहते हैं, फंडिक कहते हैं। और जो आपका आमाशय का जो सबसे लास्ट का जो निचला हिस्सा है उसको हम लोग पाइलोरिक कहते हैं। और ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से आपको छोटी आंत प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि आमाशय का कौन सा हिस्सा छोटी आंत के साथ जुड़ा होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा पिलोरिक भाग। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि आमाशय का कौन सा हिस्सा ग्रास नली से जुड़ा होता है, तो सबसे ऊपरी हिस्सा यानी कि कार्डियक। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको समझना है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ड्यूडेनम का आकार कैसा होता है, तो यू आकार जैसा होता है। अभी हम लोग आमाशय को पढ़े थे, वो जे आकार का होता है, लेकिन जो ड्यूडेनम है, जो छोटी आंत का सबसे ऊपरी हिस्सा है, इसका आकार जो होता है यू आकार का होता है। और इसमें लीवर और अग्नाशय खुलते हैं, जिसके द्वारा द्रव्य स्रावित होते हैं और भोजन का पाचन भी किया जाता है ड्यूडेनम में। ठीक है, और यह छोटी आंत का हिस्सा है। अब देखिएगा कि आमाशय से निकलने के बाद भोजन जो है काइम कहलाता है, क्योंकि अभी हम लोग पढ़े थे कि आमाशय में पचा हुआ भोजन काइम कहलाता है, और वो भोजन कहाँ निकल कर गया है, पचा हुआ भोजन छोटी आंत में गया है। तो यह काइम जो है ड्यूडेनम में पहुँचता है। ड्यूडेनम में क्यों पहुँचा, क्योंकि ड्यूडेनम जो है छोटी आंत का सबसे ऊपरी हिस्सा है, और ये हिस्सा जो है ड्यूडेनम आमाशय के पाइलोरिक से जुड़ा होता है। ठीक है, तो पहुंचता है जहां पे क्या होता है, सबसे पहले लीवर से निकलकर पीत रस इसमें मिलते हैं, और ये क्षारीय प्रकृति के होने के कारण काइम को क्षारीय बना देता है। अब आप खुद से सोचेंगे कि आमाशय में पचा हुआ भोजन को हम क्या कहे थे, तो उसको हम लोग काइम कहे थे। और ये पचा हुआ भोजन काइम कहाँ पहुँचता है, तो छोटी आंत के सबसे पहला हिस्सा, सबसे ऊपरी हिस्सा ड्यूडेनम में पहुँचता है।
और ड्यूडेनम में जैसे ही पचा हुआ भोजन पहुंचता है तो यहाँ पे क्या होता है कि लीवर से जो पीत रस निकलता है, लीवर से, ध्यान से सुनेंगे कि प्रश्न पूछा जाएगा कि पीत रस का स्राव कहाँ से होता है, तो लीवर से होता है। लेकिन पीत रस कहाँ जमा होता है, तो वह पित्ताशय में जमा होता है। ठीक है, तो पचा हुआ भोजन जो है छोटी आंत में पहुँचता है और छोटी आंत में भोजन जो कायम है उसमें क्या होता है कि लीवर के द्वारा जो पीत रस आता है वह क्या होता है, क्षारीय होता है। और ये जो क्षारीय प्रकृति का जो पीत रस होता है किस में मिल जाता है, तो कायम में मिल जाता है। और कायम जो है पचा हुआ भोजन है, और ये पचा हुआ भोजन कैसा हो जाता है, क्षारीय बन जाता है। ठीक है, अब एक चीज़ और ध्यान देंगे, पीत रस में किसी भी प्रकार का कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। क्लियर, जहाँ अग्नाशय से स्रावित अग्नाशय रस आकर कायम में मिलता है, इसके बाद यह इलियम में पहुंचता है, जहां आंत रस की क्रिया कायम पर होती है। छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन के उपरांत यह अवशोषण भी एक छोटी आंत में स्थिर विलाई के द्वारा होता है। फिर से समझिएगा, अमाशय से भोजन चला आया, पचा हुआ भोजन जो कायम है छोटी आंत में, छोटी आंत में पचा हुआ भोजन कायम गया तो वहाँ से लीवर के द्वारा जो पीत रस निकला वह क्षारीय होता है, तो इस भोजन को क्या किया, क्षारीय बना दिया। लेकिन पीत रस में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। अब यहीं पे जो छोटी आंत का जो हिस्सा है, यहीं पे अग्नाशय से जो स्रावित अग्नाशय रस होता है, जो पेनक्रियाज रस होता है, वो क्या होता है, कायम में आकर मिल जाता है। और ये मिलने के बाद इलियम वाला भाग में पहुंच जाता है, यानी छोटी आंत के सबसे निचले हिस्सा में पहुंच जाता है, जहां आंत रस की क्रिया कायम पर होती है और छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। लेकिन ध्यान में रखेंगे, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि छोटी आंत में भोजन के पूर्ण पाचन के बाद उसका अवशोषण भी छोटी आंत के किस हिस्से द्वारा होता है, तो छोटी आंत में एक जो भाग पाया जाता है उसको हम लोग रस्सा अंकुर या फिर विलाई कहते हैं। ठीक है, इसके द्वारा ही भोजन का पाचन करने के बाद अवशोषण किया जाता है। ठीक है, और बिना पचा हुआ जो कायम है वो बड़ी आंत में पहुंचता है, जहां जल का अवशोषण होता है। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि जल का अवशोषण किस भाग में होता है, तो वह बड़ी आंत में होता है। ठीक है, एवं शेष कायम, जो शेष भोजन है वो मल के द्वारा मलाशय में एकत्रित हो जाता है और आपका एनस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया था यहाँ पे भोजन पाचन का। अब यहाँ पे नोट करेंगे कायम क्या है, तो कायम जो है आपका, यह ना तो पूरी तरह ठोस रहता है और ना ही पूरी तरह द्रव्य। यह क्या होता है, आंशिक रूप से यानी आधे रूप से पचा हुआ भोजन होता है, जिसमें पानी, अम्ल और पाचक रस मिला रहता है। इसका पीएच मान अम्लीय होता है क्योंकि इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला रहता है। फिर से आप समझिए कायम क्या है, तो आप कहेंगे कायम जो है अमाशय में पचा हुआ भोजन है, लेकिन कैसा पचा हुआ भोजन, जो अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं पचा है, और यह ना ही पूरा ठोस है ना ही पूरा लिक्विड है, ये बीच वाला भाग है। यानी कि जैसे आप आटा को सानते हैं, पानी मिलाते हैं तो थोड़ा सा गीला कर लेंगे, तो कुछ इसी प्रकार से भोजन जो मिक्स है यहाँ पे कायम कहलाता है। और कायम में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिल जाता है, तो ये अम्लीय रहता है। ये क्या रहता है, अम्लीय रहता है। लेकिन जैसे ही यह छोटी आंत में आएगा तो छोटी आंत में लीवर के द्वारा जो पीत रस आता है वह क्षारीय रहता है, तो ये भोजन को क्षारीय बना देता है। ठीक है, तो ये आपका कहानी है। तो ड्यूडेनम के बारे में हम लोग देख लिए। छोटी आंत का जो अगला हिस्सा है, जो मध्य भाग है, उसको हम लोग जेजुनम के नाम से जानते हैं। यह छोटी आंत का मध्य भाग है, इसमें पाचन संबंधित कोई रासायनिक कार्य नहीं होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक तो आपको ग्रासनली है जहाँ पे कोई भी पाचन कार्य नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार से ध्यान में रखना है कि जेजुनम जो कि छोटी आंत का मध्य भाग है, छोटी आंत का एक हिस्सा है जहाँ पे पाचन संबंधित कोई रासायनिक कार्य नहीं संपन्न होता है। क्लियर। अब छोटी आंत का जो सबसे अंतिम भाग है उसको हम लोग एलियम कहते हैं, और यह छोटी आंत का सबसे निचली हिस्सा है। तो छोटी आंत यहाँ पे लगभग कंप्लीट हो गया है। अब जो महत्वपूर्ण चीज़ बचा है वो ये कि छोटी आंत से निकलने वाला एंजाइम कौन कौन सा है और किस एंजाइम का क्या कार्य है। तो देखिए, एरेप्सिन कहाँ से निकलता है, तो आप कहेंगे छोटी आंत से निकलता है।
माल्टेज कहाँ से निकलता है? तो छोटी आंत से निकलता है। सुक्रेज कहाँ से निकलता है? छोटी आंत से निकलता है। लैक्टेज कहाँ से निकलता है? तो छोटी आंत से निकलता है। तो पहला प्रश्न तो आपका यही बनेगा कि इनमें से कौन सा पाचक रस, पाचक एंजाइम छोटी आंत से निकलता है या फिर छोटी आंत से नहीं निकलता है। तो ये जो चारों आप देख पा रहे हैं, इरेप्सिन है, माल्टेज है, सुक्रेज है, लैक्टेज है, ये चारों के चारों जो है छोटी आंत से निकलने वाला एंजाइम होता है। अब दूसरा जो प्रश्न आएगा वो ये रहेगा कि प्रोटीन को पेप्टोन में अमीनो अम्ल में बदलने का कार्य कौन करता है? तो वो आपका इरेप्सिन करता है। माल्टोज को ग्लूकोज शर्करा, माल्टोज को ग्लूकोज जिसको हम लोग शर्करा भी कहते हैं, इसको फ्रक्टोज में बदलने का काम कौन करता है? तो माल्टेज करता है। सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में कौन बदलता है? तो वो आपका सुक्रेज बदलता है। लैक्टेज का क्या काम है? तो लैक्टोज को ग्लूकोज एवं गैलेक्टोज में। इसको आप ध्यान से अगर यहाँ पे देखेंगे तो एक चीज़ आपको कॉमन मिलेगा कि ये जो माल्टेज है ये क्या काम करता है कि माल्टेज जो है माल्टोज को किस में बदलता है? फ्रक्टोज में। सुक्रेज जो है सुक्रोज को किस में बदलता है? फ्रक्टोज में। लैक्टेज जो है लैक्टोज को किस में बदलता है? ग्लूकोज एवं गैलेक्टोज में। ठीक है, तो ये छोटी आंत से संबंधित एंजाइम हो गया। अब पाचक रस और एंजाइम रस ये सब हम लोग कंप्लीट देख लिए हैं। अग्नाशयी रस के बारे में अगर बात करें, जिसको हम लोग पैनक्रियाज भी कहते हैं, तो अग्नाशयी रस जो होता है ये क्या होता है? यह क्षारीय होता है। तो केवल इतना भी ध्यान रखेंगे, अग्नाशय रस क्या होता है? तो यह आपका क्षारीय होता है। और इसमें क्या होता है? अग्नाशय रस में, अग्नाशय रस में आपका क्या होता है? तो इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन आदि सभी के पाचन के लिए पाचक एंजाइम उपस्थित होते हैं, अतः इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। किसको? तो अग्नाशय रस को। ये कैसा होता है? तो क्षारीय होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन आदि सभी के पाचन के लिए पाचक एंजाइम उपस्थित होता है, जिसके कारण अग्नाशय रस को हम लोग पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं। इसमें एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज आदि एंजाइम पाए जाते हैं। फिर से ध्यान से सुनेंगे, एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज ये तीनों कहाँ से निकलता है? तो ये तीनों जो है आपको पाचक रस है, पाचक एंजाइम है, ये तीनों कहाँ से निकल रहा है? तो ये तीनों आपको अग्नाशय से निकल रहा है। आमाशय अलग चीज़ है, ठीक है, वो आपका उदर, स्टोमक यानी कि पेट होता है। लेकिन ये जो अग्नाशय है इसका इंग्लिश मीनिंग होता है पैनक्रियाज, और अग्नाशय से जो निकलने वाला एंजाइम है उसका नाम है एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ठीक है, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। अब समझिएगा लाइपेज का क्या काम होता है। तो लाइपेज का काम होता है वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरीन में बदलना। ठीक है, ये आपका लाइपेज का काम होता है। कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। अब नोट करेंगे कि अधिकतर एंजाइम जो है प्रोटीन होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि अधिकतर एंजाइम क्या है? तो वो आपका प्रोटीन है। और एंजाइम का कार्य क्या होता है? तो एंजाइम का जो कार्य होता है जैविक क्रियाओं के लिए उत्तरदायी होता है, और यह एक प्रकार का जैविक उत्प्रेरक है। तो एंजाइम क्या है? तो अधिकतर एंजाइम प्रोटीन है। एंजाइम का कार्य क्या है? तो यह एक प्रकार के जैविक उत्प्रेरक का कार्य करता है। क्लियर हुआ? अब आगे हम लोग पीत रस के बारे में देखेंगे। तो पीत रस जो है लीवर के द्वारा स्रावित होता है। पहला प्रश्न यही रहेगा कि पीत रस जो होता है वो किसके द्वारा स्रावित होता है, किसके द्वारा निकलता है? तो ये आपको लीवर के द्वारा निकलता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि पीत रस जमा कहाँ होता है, संचित कहाँ होता है, तो पित्ताशय में होता है। निकलता कहाँ से है? लीवर से। जमा कहाँ होता है? तो पित्ताशय में। और इसका रंग कैसा होता है? तो हल्का पीला होता है। और ये अम्लीय होता है या क्षारीय होता है? तो आप कहेंगे क्षारीय होता है। ठीक है, तो पीत रस क्या है? यकृत से निकलता है, पीले क्षारीय द्रव होता है, और ये जमा कहाँ हो जाता है? पित्ताशय में जमा हो जाता है। क्लियर हुआ? अब देखिए वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में यहाँ भी चर्चा किया हुआ है कि वसा में जो घुलनशील विटामिन है ए, डी, ई और विटामिन के है। तो इसका अवशोषण भी कहाँ होगा? तो वो आपको पीत रस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पीत रस का ही कार्य होता है वसा में घुलनशील विटामिन, जो विटामिन ए, डी, ई और के है, इसका अवशोषण करना। ठीक है, तो ये भी पीत रस के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। यदि किसी व्यक्ति का पित्ताशय निकाल दिया जाए तो उस व्यक्ति में वसा का पाचन सामान्यतः नहीं हो पाता है।
अगर किसी व्यक्ति का पित्ताशय निकाल दिया जाए तो उसमें वसा का पाचन नहीं के बराबर होगा। सामान्यतः जनरली उसमें वसा का पाचन नहीं हो पाएगा, क्योंकि वसा का पाचन का जो मुख्य कार्य है पीत रस के द्वारा ही किया जाता है। अब यहाँ पे छोटी आंत भी कंप्लीट हो गया। अगला जो आपका है वो बड़ी आंत है। भोजन अब बड़ी आंत में चला गया। तो ध्यान देंगे कि बड़ी आंत जो है यह छोटी आंत की तुलना में अधिक चौड़ी होती है, किंतु लंबाई में छोटी होती है। इसके पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। बड़ी आंत में क्या होता है, भोजन के पाचन संबंधित कोई कार्य नहीं होता है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार के एंजाइम का निर्माण नहीं होता है। जब किसी भी प्रकार का एंजाइम का निर्माण नहीं होगा तो उसमें कोई भी भोजन का पाचन नहीं होगा। ठीक है। और बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है, तो ये आपको 1.5 मीटर से 5 मीटर लंबी होती है, और यह भी 3 भाग में बटा होता है। फिर से कह रहे हैं, फिर से ध्यान दीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा कि आमाशय भी 3 भाग में बटा हुआ था। ऊपरी भाग को हम लोग कार्डियक कहे थे, फिर उसके बाद फंडिक था, और सबसे नीचे पाइलोरिक था। उसी तरह छोटी आंत जिसको हम लोग DJI कहे थे, यानी ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम में बटा हुआ था। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे क्या है, बड़ी आंत भी 3 भागों में बटे होते हैं। तो बड़ी आंत का 3 भाग कौन कौन सा है, तो पहला जो भाग है उसको हम लोग सीकम कहते हैं, दूसरा जो भाग है बीच वाला उसको कोलन कहते हैं, और तीसरा जो भाग है बड़ी आंत का उसको हम लोग रेक्टम कहते हैं। क्लियर। अब सीकम का क्या कार्य है, तो देखिएगा कि मनुष्य में होने वाले जो अपेंडिक्स रोग होता है, अपेंडिक्स रोग जो है बड़ी आंत के किस हिस्से में होता है, तो आपका आंसर होगा सीकम हिस्सा में होता है। दूसरा प्रश्न है कि अपेंडिक्स जो है कैसा अंग है, तो यह एक अवशेषी अंग है, यानी कि इसका शरीर में कोई भी कार्य नहीं है, उसे हम लोग अवशेषी अंग कहते हैं। अब अगला जो आपका भाग है बड़ी आंत का जो मध्य भाग है उसको हम लोग कोलन कहते हैं। कोलन से जो संबंधित प्रश्न है वो ये रहेगा कि कोलन में क्या होता है, इस भाग में कुछ सहजीवी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। पिछला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो पिछला 2 वीडियो भी जरूर देखें। वहाँ पे हम लोग चर्चा किए थे सहजीवी बैक्टीरिया जो एक दूसरे पर आश्रित रहता है, जैसे कि शैवाल और लाइकेन एक दूसरे पर आश्रित है, राइजोबियम और दलहनी पौधा एक दूसरे पर आश्रित है। तो ये सब कैसा संबंध दर्शाता है, तो ये सभी के सभी आपका सहजीवी संबंध को दर्शाते हैं। तो कोलन जो होता है इस भाग में कुछ सहजीवी बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जिसके द्वारा विटामिन B3, विटामिन B6 और B12 के साथ साथ विटामिन K का भी निर्माण होता है। तो ध्यान देंगे कि विटामिन B3, B6, B12 और विटामिन K का निर्माण जो है आपका बड़ी आंत के कोलन वाले हिस्से में होता है। तीसरा जो हिस्सा है बड़ी आंत का वो रेक्टम है। तो रेक्टम क्या है कि इसमें अनपचे भोजन शरीर से बाहर निकल जाता है और जल का पाचन होता है, यानी कि बड़ी आंत का रेक्टम वाला हिस्सा में जल का पाचन, जल का अवशोषण किया जाता है। क्लियर हुआ, बड़ी आंत यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे पाचन तंत्र का लगभग सिस्टम कंप्लीट यहाँ पे कर लिए हैं। अब हम लोग देखेंगे पाचन ग्रंथि के बारे में। ये तो पाचन सिस्टम हो गया कि भोजन कैसे कैसे कहाँ पे आया और किस में क्या कार्य हुआ। अब हम लोग पाचन ग्रंथि देखेंगे। तो पाचन ग्रंथि में 2 मुख्य ग्रंथि है, एक आपका लीवर है, दूसरा आपका पैनक्रियाज है, जिसको हम लोग लीवर को यकृत कहते हैं और पैनक्रियाज को अग्नाशय कहते हैं। तो अब हम लोग लीवर के बारे में जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। आप लोग वीडियो को शेयर करते चलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को वीडियो सेंड कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोग और भी मोटिवेट होकर और भी ज़्यादा वीडियो अपलोड कर पाएँ। तो चलिए यकृत के बारे में, लीवर के बारे में आप समझिएगा। तो पहला प्रश्न ये बनेगा कि लीवर जो है शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो वो आपका लीवर हो जाएगा। और लीवर कैसा होता है, तो यह गहरा लाल भूरा रंग का होता है। ठीक है। और मानव शरीर में 1 जोड़ी लीवर पाई जाती है। कई बार आपके एग्जाम में इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे गए हैं कि इनमें से कौन सा ग्रंथि जोड़ी में नहीं पाया जाता है या फिर जोड़ी में पाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, लीवर जो है जोड़ी में पाया जाता है। ठीक है। और इसका वजन कितना होता है, तो ये 1.5 kg का होता है। और इसका अन्य नाम देखेंगे तो जिगर होता है, और इसमें विटामिन A का संश्लेषण होता है। तो लीवर से पहला प्रश्न सबसे बड़ी ग्रंथि है। दूसरा लाल भूरा रंग का होता है। तीसरा मानव शरीर की एक
मानव शरीर में एक जोड़ी लीवर पाई जाती है। इसका वजन 1.5 kg का होता है। अन्य नाम की बात करें तो जिगर होता है और लीवर में ही विटामिन ए का संश्लेषण भी होता है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा लीवर जो है ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन के रूप में संचित रखता है। कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पाचन किस रूप में होता है, तो आप सभी जानते हैं ग्लूकोज के रूप में होता है। अब ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन के रूप में संचित कौन करता है, तो वो आपका लीवर हो जाएगा। ध्यान से सुनेंगे, ग्लूकोज को ग्लाइकोजोन में कौन मतलब कि रिजर्व करके जमा करके संचित करके रखता है, तो वो आपका लीवर हो जाएगा, यकृत हो जाएगा। और जब भी भूख लगता है मनुष्य को, तो अगर भोजन नहीं मिल पाता है तो सबसे पहले जो शरीर है वो किसको खाने का कार्य करता है, तो ग्लाइकोजेन जो इसको खाना प्रारंभ करता है, क्योंकि ग्लाइकोजेन जो है आपका एक रिजर्व फूड है और रिजर्व फूड के साथ साथ ये कार्बोहाइड्रेट का पचा हुआ भी रूप है, तो यहाँ से भोजन के रूप में इसको ग्रहण किया जाता है। तो 3-4 प्रश्न इस प्रकार से बनते हैं। इसके अलावे आप ध्यान रखेंगे लीवर से और क्या प्रश्न बनेगा कि लीवर के द्वारा ही पीत रस का निर्माण होता है और इसी के द्वारा पीत रस का स्राव भी होता है। लेकिन पीत रस कहाँ जमा होता है, पित्ताशय में जमा होता है। इस पे हम लोग अभी चर्चा कर चुके हैं। अब नोट करेंगे, पक्षियों, चूहे और भेड़ मछली और घोड़े में क्या होता है, पित्ताशय नहीं होता है। तीनों में पित्ताशय क्या होता है, नहीं पाया जाता है। पीत रस क्या होता है, तो ये क्षारीय होता है। जब कोई भी चीज़ क्षारीय है तो वो भोजन को भी क्या करेगा, क्षारीय बना देगा। ठीक है। और इसके बाद आपका है कि पीला पित्त है जिसको हम लोग बिलीरुबिन भी कहते हैं और हरा पित्त को हम लोग क्या कहते हैं, बिलीवर्डिन कहते हैं। और पीत रस जो होता है वो कैसा होता है, क्षारीय होता है और ये पित्ताशय में जमा होता है और कहाँ से निकलता है, तो लीवर से निकलता है। क्लियर। अब आगे देखिएगा, पीलिया जिसको हम लोग जॉन्डिस भी कहते हैं, ये शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो पीलिया फिर जॉन्डिस नामक जो रोग है ये लीवर को प्रभावित करता है, जिसके कारण लीवर जो है पीला हो जाता है। और इस रोग के कारण मनुष्य का, व्यक्ति का आँख का जो कलर है वो भी हल्का हल्का पीला दिखाई देना प्रारंभ हो जाता है। लीवर की बात करें तो ब्लड क्लोटिंग यानी कि रक्त जमाव में फाइब्रोजन जो नामक प्रोटीन का कार्य निर्माण होता है वो लीवर के द्वारा ही होता है। यहाँ से 2 प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न ये है कि फाइब्रोनोजन प्रोटीन का कार्य क्या है, तो इसका जो कार्य है ब्लड क्लोटिंग करना यानी कि रक्त का जमाव करना। जब आपका शरीर का कोई भी हिस्सा कट छट जाता है तो ब्लड बाहर निकलना प्रारंभ हो जाता है, तो उसको जमाने का काम, क्लोटिंग करने का काम फाइब्रोजन प्रोटीन के कारण होता है। और इसका निर्माण किसके द्वारा होता है, तो लीवर के द्वारा ही होता है। ठीक है। यानी कि एक तो लीवर जो है पीत रस का निर्माण करता है, दूसरा जो लीवर है फाइब्रोजन प्रोटीन का भी निर्माण करता है। अगला आपका लीवर के बारे में क्या है कि लीवर जो है अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है, जो किडनी के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। आप सभी को पता है अमोनिया जिसका फार्मूला NH3 होता है, यह जो है शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। तो इसको यूरिया में परिवर्तित करने का कार्य कौन करता है, तो वो आपका लीवर के द्वारा ही किया जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए यूरिन यानी कि पेशाब में गंध किसके कारण आता है, तो वो आपका अमोनिया के कारण ही आता है। और लीवर जो है जहरीले पदार्थ के प्रभाव को समाप्त करने में मदद करता है, इसलिए जहर खाने वाला व्यक्ति की मृत्यु का पता के लिए लीवर जांच किया जाता है। समझिएगा, लीवर जो है यूरिन यानी कि पेशाब में गंध किसके कारण आता है, अमोनिया के कारण आता है। अमोनिया को यूरिया में कौन परिवर्तित करता है, तो वो आपका लीवर करता है। अमोनिया क्या है, तो आप कहेंगे अमोनिया एक जहरीला पदार्थ है। अमोनिया क्या है, एक जहरीला कॉस्टिक टॉक्सिक क्या है, पदार्थ है। तो अमोनिया जब जहरीला है तो उसको चेंज करने का काम कौन कर रहा है, तो ये आपका लीवर कर रहा है। तो लीवर कर रहा है, तो जो भी जहर, मान लीजिए कोई व्यक्ति जहर खा लिया तो उसमें क्या है, अमोनिया बन गया शरीर में, तो अमोनिया को जो चेंज करेगा यूरिया में कौन करेगा, लीवर करेगा। यानी कि अगर जहर खाया हुआ जो व्यक्ति है उसको पता लगाना है कि जहर खाया है या नहीं खाया, तो उसका पोस्टमार्टम में किसका पोस्टमार्टम किया जाता है, तो वो आपका लीवर क्या किया जाता है। ठीक है, जिससे ये पता लगा सके कि ये व्यक्ति की मृत्यु कैसे हुआ है। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। लीवर की बात करेंगे तो लीवर में कुछ विटामिन जैसे विटामिन ए, डी और के के अलावा ए, डी, ई और के जो वसा में घुलनशील विटामिन है वह लीवर में ही रहता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है।
लीवर जो है वो आपको ग्लूकोज, ये भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में संचित करता है। लीवर में तांबा के संचय, लीवर में, एक सेकेंड, लीवर में तांबा के संचयन से लीवर में विकार उत्पन्न होता है तथा सिरोसिस नामक रोग हो जाता है। सिरोसिस नामक रोग जो है किस अंग को प्रभावित करता है, तो आप कहेंगे लीवर को। कई बार प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि ज़्यादा शराब पीने वाले व्यक्ति में कौन सा रोग हो जाता है, तो सिरोसिस नामक रोग हो जाता है। और यह किसको प्रभावित करता है, यह लीवर यानी यकृत को प्रभावित करता है। और यह तांबे के संचयन यानी तांबा का शरीर में ज़्यादा जमाव होने के कारण भी यह रोग हो जाता है। और जब तांबा शरीर के अन्य भागों जैसे मस्तिष्क, किडनी जिसको वृक्क कहते हैं, तथा आँखों पर भी जमने लगता है, ये हमने नहीं होगा, जमने होगा, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, विल्सन रोग कहते हैं। विल्सन रोग भी ये जो है अफ्रीका में ज़्यादा होता है, वहाँ तांबे की जो बर्तन है वहाँ पे पानी रखकर उसमें पिया जाता है, जिसके कारण विल्सन नामक रोग देखने को मिलता है। तो विल्सन रोग तांबा से संबंधित है, इतना ध्यान में रखेंगे। लीवर का एक और कार्य होता है, इसका जो कार्य है शरीर का जो टेम्परेचर है उसको भी कंट्रोल करने का काम लीवर के द्वारा किया जाता है। और मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। और यह ग्लाइकोजन क्या है, तो आप ध्यान में रखेंगे। कार्बोहाइड्रेट को और भी हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। एक आपका मोनोसैकेराइड होता है, एक आपका पॉलीसैकेराइड होता है, ठीक है। तो ग्लाइकोजन जो है आपका पॉलीसैकेराइड टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। तो एक और प्रश्न यहाँ पे आप ध्यान में रख लेंगे। अब हम लोग लीवर को यहाँ पे कंप्लीट पढ़ लिए हैं। लीवर के बारे में एक और प्रश्न आता है। लीवर जो है बहुत ही तेज़ी से विकसित करने वाला अंग है। एक आपका मस्तिष्क होता है। मस्तिष्क, ये जो आपका ब्रेन है, ब्रेन में बहुत ही कम संभावना है कि इसका विकास हो पाए दोबारा से, चोट लगने के बाद, टूट फूट होने के बाद। लेकिन लीवर क्या है, लीवर, इसीलिए लीवर ट्रांसफ़र ज़्यादा किया जाता है। लीवर में क्या है कि अगर लीवर आधा काट भी दिया जाए और इसको क्या है दूसरे व्यक्ति में लगा दिया जाए, तो ये जो इसका आधा लीवर है ये कुछ ही दिन में क्या होगा, कुछ ही महीनों में पूरा लीवर का निर्माण यहाँ पे कर लेगा। तो सबसे अधिक तेज़ी से विकसित होने वाला अंग है। और बस लीवर इतना ही है। लीवर से बहुत क्वेश्चन हो गया लगभग। यहाँ से लीवर का प्रश्न अगर पूछा जाएगा एग्जाम में तो आपका सारा बन जाएगा। अब जो अगला पाचक जो ग्रंथि है वो आपका अग्नाशय है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पैनक्रियाज कहते हैं। अग्नाशय के बारे में समझिएगा, यह शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अभी हम लोग चर्चा किए कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो वह आपका लीवर है। लेकिन शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो वो आपका अग्नाशय है। अग्नाशय होता कहाँ है, तो यह छोटी आंत के ड्यूडेनम के बीच स्थित एक लंबी ग्रंथि है। कहाँ पे रहता है पैनक्रियाज, तो छोटी आंत का जो ड्यूडेनम भाग है, जो पहला हिस्सा है, जो ऊपरी हिस्सा है, उसी के बीच में स्थित लंबी ग्रंथि होती है। इसका वजन जो होता है अग्नाशय का मात्र 60 से 90 ग्राम होता है। और सबसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अग्नाशय जो है एक मिश्रित ग्रंथि है। अग्नाशय क्या है, तो अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि कहने का मतलब इसमें अंतःस्रावी ग्रंथि भी है और बहिःस्रावी ग्रंथि भी है। यहाँ से अभी आपके एग्जाम, बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ वहाँ से पूछा गया था कि अंतःस्रावी ग्रंथि में किसका निष्कासन होता है, तो वो आपका हार्मोन का होता है। तो 3 प्रश्न फिलहाल अभी आप ध्यान रखेंगे। अग्नाशय शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अग्नाशय कहाँ पाया जाता है, छोटी आंत के ड्यूडेनम के बीच वाले हिस्से में पाया जाता है। वजन कितना होता है, 60 से 90 ग्राम होता है। अग्नाशय कैसी ग्रंथि है, तो यह एक मिश्रित ग्रंथि है। क्लियर। अब देखिए, अग्नाशय की अंतःस्रावी ग्रंथि को लैंगरहैंस दीपिका कहा जाता है। अग्नाशय की अंतःस्रावी ग्रंथि को क्या कहते हैं, लैंगरहैंस दीपिका कहा जाता है। और अग्नाशय की अंतःस्रावी ग्रंथि के लैंगरहैंस दीपिका जो है, इससे किसका निष्कासन होता है, तो यह अल्फा कोशिका से। अग्नाशय के अंतःस्रावी ग्रंथि के लैंगरहैंस दीपिका से अल्फा कोशिका से ग्लूकोगैन निकलता है, बीटा कोशिका से इंसुलिन निकलता है और गामा कोशिका से सोमैटोस्टेटिन निकलता है। यानी कि अग्नाशय के अंतःस्रावी ग्रंथि से 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। हार्मोन्स हो गया, क्योंकि अंतःस्रावी ग्रंथि में हार्मोन्स रिलीज होता है।
यहाँ पे वही स्रावी ग्रंथि में क्या होता है, एंजाइम होता है। तो 3 प्रकार के हार्मोन का निष्कासन किसके द्वारा होता है, अग्नाशय के अंतःस्रावी ग्रंथि से। अगर आपसे पूछे कि इंसुलिन का निष्कासन कहाँ से होता है, तो आपका आंसर होगा कि अग्नाशय के बीटा कोशिका से होता है। सोमैटोस्टेटिन का निष्कासन कहाँ से होता है, तो गामा कोशिका से। ग्लूकागोन का निर्माण कहाँ से होता है, तो ये आपको अल्फा कोशिका से होता है। तो तीनों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखिए इंसुलिन से कितना प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला ध्यान में रखेंगे कि इंसुलिन की कमी और ग्लूकोज की मात्रा अधिक होने पर मधुमेह नामक रोग हो जाता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आप कहेंगे मधुमेह नामक रोग होता है, जिसको हम लोग डायबिटीज या फिर शुगर रोग भी कहते हैं। दूसरा, इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह रोग, लेकिन ग्लूकोज की मात्रा इसमें अधिक हो जाती है। ठीक है, तो दोनों तरह से आपको ध्यान में रखना है। अगर आपका ऑप्शन में दिया जाए कि ग्लूकोज की मात्रा अधिक, ग्लूकोज की मात्रा कम, या फिर इंसुलिन की मात्रा अधिक, किसके कारण आपका मधुमेह नामक रोग होता है, तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा कि ग्लूकोज की मात्रा अधिक होने के कारण मधुमेह हो जाता है और इंसुलिन की कमी हो जाता है। यानी मधुमेह रोग में इंसुलिन कम जाता है, ग्लूकोज बढ़ जाता है। क्लियर हुआ। अब अगला देखिए, इंसुलिन का खोज किसने किया, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। इंसुलिन में क्या पाया जाता है, तो ये आपको जस्ता पाया जाता है। और इंसुलिन कहाँ से निकलता है, तो इंसुलिन जो है अग्नाशय के बीटा कोशिका से निकलता है। इंसुलिन जो है डहेलिया नामक पेड़ की जड़ों में होती है। और ये सभी के सभी प्रश्न बहुत बार बहुतों एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, तो एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसको नोट करते चलेंगे, याद करते चलेंगे। इंसुलिन जो होता है कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करने का भी काम करता है। और इंसुलिन के अधिक स्राव से रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है। देखिए इंसुलिन क्या है, इंसुलिन जो है आपका ये जो अग्नाशय है उसके अंतःस्रावी ग्रंथि के बीटा कोशिका से निकलता है। इंसुलिन आपके शरीर में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो आपको मधुमेह रोग हो जाता है। लेकिन आप समझिए इंसुलिन कम होना और ग्लूकोज का बढ़ जाना मधुमेह रोग का कारण है। अब जब आप इंसुलिन आपके शरीर में ज़्यादा हो जाएगा तो वहाँ पे ग्लूकोज कम हो जाएगा और धीरे धीरे आपका शुगर जो है लेवल कंट्रोल होना प्रारंभ हो जाएगा। तो इंसुलिन की अधिक स्राव से रक्त में ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है। इससे कौन सा रोग होता है, तो हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है। इससे कौन सा रोग हो जाता है, तो हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है। और इसमें जनन क्षमता एवं दृष्टि क्षमता प्रभावित हो जाती है। ठीक है, तो कभी आपसे पूछ लिया जाए कि ग्लूकोज की मात्रा कम होने के कारण कौन सा रोग होता है, तो हाइपोग्लिसीमिया होता है। या फिर इंसुलिन के अधिक होने से कौन सा रोग होता है, तो वो आपको हाइपोग्लिसीमिया होता है। अब देखिएगा, अगर आप कभी टेस्ट करवाए होंगे ब्लड शुगर, तो आपको ध्यान में होगा कि एक सामान्य मनुष्य में ग्लूकोज का स्तर क्या होता है, लेवल क्या होता है, तो 80 से 120 mg होता है। ठीक है, यानी 80 से 120 mg के बीच में अगर आपका ग्लूकोज आ रहा है तो आपको ब्लड शुगर नहीं है। लेकिन अगर इससे अधिक है तो आपको शुगर नामक रोग यानी डायबिटीज आपको हो गया है। ठीक है, और दूसरा ध्यान में रखेंगे, हीमोग्लोबिन मात्रा औसत रूप से 15 ग्राम पर 100 मिलीलीटर। देखिए 100 मिलीलीटर ब्लड में एवरेज कितना होना चाहिए हीमोग्लोबिन, तो 15 ग्राम होना चाहिए। ये भी प्रश्न आपका बिहार एसएससी का पूछा हुआ है। लेकिन अगर आपको ब्लड शुगर के बारे में पूछे तो वो आपको 80 से 120 mg होना चाहिए। ठीक है, और यही चीज़ आपको 80/120 ये क्या होता है, ये आपको ब्लड प्रेशर भी होता है। ठीक है, तो ये तीनों यहाँ पे आप ध्यान में रखेंगे। अब देखिए रक्त में शर्करा यानी कि चीनी का स्तर, ग्लूकोज का लेवल जो है सामान्यतः मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। और ये पूछा हुआ प्रश्न है, याद रखेंगे। रक्त में शर्करा का स्तर किस में मापते हैं, किस में प्रदर्शित करते हैं, तो मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि अभी हम लोग देखें, अग्नाशय के अंतःस्रावी ग्रंथि में एक तो आपको अल्फा था, दूसरा बीटा था और तीसरा आपको गामा था। ठीक है, अल्फा से ग्लूकागॉन निकला था, बीटा कोशिका से आपका इंसुलिन था और गामा से आपका सोमैटोस्टेटिन निकला था। अब हम लोग चर्चा करेंगे आपका अग्नाशय के बहिस्रावी ग्रंथि से, क्योंकि अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। अभी हम लोग अग्नाशय के अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाले चीज़ को देखे थे। और अंतःस्रावी ग्रंथि जो है उससे 3 चीज़ यहाँ पे निकला था, 3 हार्मोन।
अब हम लोग चर्चा करेंगे अग्नाशय के बहिस्रावी भाग से। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है कि बहिस्रावी भाग से क्या निकलता है, तो एंजाइम निकलता है। और अंतःस्रावी भाग से क्या निकलता है, तो अंतःस्रावी भाग से आपको हार्मोन निकलता है। ठीक है, ये आप नोट कर लेंगे। अब समझिएगा कि अग्नाशय के बहिस्रावी ग्रंथि से निकलने वाला जो एंजाइम है वो कौन कौन सा है, तो वो आपका ट्रिप्सिन है, एमाइलेज है और लाइपेज है। तो तीन आपके लिए महत्वपूर्ण है, तीनों को ध्यान में रखेंगे। और ये तीनों अग्नाशय के बहिस्रावी ग्रंथि से निकलने वाला एंजाइम होता है। तो ये था आपका कंप्लीट पाचन तंत्र मानव का। कुछ और भी फैक्ट है जो आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अमीबा की बात करेंगे तो अमीबा जलाशय में पाया जाने वाला एक कोशिकीय जीव है और अमीबा हमेशा अपना आकार और आकृति स्थिति बदलते रहता है। ठीक है, ध्यान देंगे। अमीबा जलाशय में पाया जाने वाला एक कोशिकीय जीव होता है और अमीबा जो है हमेशा अपना आकृति एवं स्थिति बदलते रहता है। दूसरा, अमीबा में पादाव यानी कि जो कृत्रिम पाव निकलता है, जो उन्हें गति एवं भोजन पकड़ने में क्या होता है, यहाँ पकाने नहीं पकड़ने हो जाएगा। अमीबा में जो कृत्रिम पाँव होता है वो क्या काम करता है, एक तो गति यानी चलने में मदद करता है, दूसरा भोजन को पकड़ने में सहायता करता है। अब आगे देखेंगे घास खाने वाले जंतुओं में पाचन जैसे गाय में यह भोजन को जल्दी जल्दी निगलकर आमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेता है। यह भाग रूमेन कहलाता है, जो आमाशय का पहला भाग होता है। यह एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि घास खाने वाले जो भी जंतु हैं, जैसे आप बकरी को देखिए, गाय को देखिए, भैंस को देखिए, इसको जितना भी आप घास दे देंगे वो कुछ ही मिनट में, कुछ ही देर में ये पूरा का पूरा कंप्लीट खा जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा खा गया तो वो साथ में पाचन भी करते चला गया। वो क्या करता है कि जितना भी घास उसको आप देते हैं शाकाहारी जंतु को, वो सभी के सभी जो घास होते हैं वो अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। और जहाँ पे जो स्टोर करते हैं वो आमाशय का भाग क्या कहलाता है, तो वो आपका रूमेन कहलाता है। और यह आमाशय का पहला भाग होता है। किसमें, तो ये आपका शाकाहारी जानवरों का पहला भाग रूमेन होता है। और देखिएगा कि जैसे ही घास कंप्लीट हो गया और जब खाली वो बैठा रहेगा तो अपना मुंह को कुछ ना कुछ हमेशा चलाते रहेगा, जुगाली ही कहते हैं, जुगाली करते रहता है। यानी वो वापस रूमेन से क्या करता है, उस घास को लाता है और उसको पचाने का काम करता है। ठीक है, तो देखिएगा घास में, पेड़ पौधा में सेलुलोज प्रचुर मात्रा में पाई जाती है और यह क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, सेलुलोज। आगे और भी प्रश्न हम देखेंगे पादप से संबंधित चीज़ों को जब पढ़ेंगे बॉटनी में, तो वहाँ पे देखिएगा सेलुलोज के बारे में फिर से चर्चा होगा कि ये जो आपको घास है, पेड़ पौधा है, इसमें सेलुलोज जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और सेलुलोज क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार होता है। और घास खाने वाला जानवर में सेलुलोज को पचाने के लिए यहाँ पे क्या होता है, जीवाणु पाया जाता है। लेकिन बहुत सारे जानवर ऐसे हैं, बहुत सारे जानवर और मानव, जिसमें सेलुलोज का पाचन नहीं होता है, क्योंकि उसमें उस टाइप का कोई भी बैक्टीरिया नहीं पाया जाता है जो सेलुलोज का पाचन कर सके। कुछ और भी दिए हुए हैं, 2-3 प्रश्न और बच गए हैं। एंजाइम के बारे में देखिए, एंजाइम जो है भोजन को पचाने में मदद करता है। और दूसरा क्या है, यह जैविक रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक होते हैं, यानी उत्प्रेरक का कार्य भी करता है एंजाइम और भोजन भी पचाता है। उसके बाद इंसुलिन हार्मोन वसा को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है, क्योंकि यह अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलता है और जो भी चीज़ अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलता है वो हार्मोन कहलाता है। और इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, वसा को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। और सबसे अंत में जो आपका प्रश्न है वो ये है, सबसे लास्ट प्रश्न आज का है, कीलीफॉर्म जीवाणु कहाँ पाया जाता है, ये भी पूछा हुआ प्रश्न है। तो कीलीफॉर्म जो जीवाणु है वो आपका आंत में पाया जाता है। तो आज हम लोग कंप्लीट पोषण से संबंधित, जो आपका पाचन से संबंधित जितने भी प्रकार की ग्रंथियां हैं सभी को हम लोग कंप्लीट पढ़ लिए। और उम्मीद करते हैं आप वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहे होंगे। और वीडियो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर जरूर कीजिए। अगला जो हम लोग टॉपिक करेंगे वो आपका जीवों में श्वसन करेंगे। जीवों में श्वसन के साथ साथ हम लोग पादपों में श्वसन को भी पढ़ेंगे
क्योंकि हम लोग एनसीईआरटी के अलावे और भी सभी बुक को एक साथ कंपाइल करके पढ़ रहे हैं। तो वहाँ पे जीव में जो आपको श्वसन हो गया, साथ में आपको पादपों में श्वसन हो गया, तो सभी को हम लोग एक साथ सेम टॉपिक को पढ़ते चलेंगे, जिससे कि आपका एक कंसेप्ट क्लियर होते चले और आपको एनसीईआरटी पढ़ने का आवश्यकता नहीं पड़े। ना ही आप एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत है, ना ही आपको लुसेंट पढ़ने का ज़रूरत है, ना ही आपको दृष्टि का कोई बुक पढ़ने का ज़रूरत है। ये जितने भी आप बुक देख पा रहे हैं प्लस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सभी को मैक्सिमम क्वेश्चन को एक साथ यहाँ पे शामिल करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।